दिल्ली के पास हरियाणा के पलवल में साली से मखौलबाजी को लेकर दो गुटों के बीच हुए झगड़े में एक पक्ष ने करीब 1 घंटे तक जमकर फायरिंग की, जिसमें दूसरे पक्ष के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। वो गया, उसने समझाया, उनको मने किया तो उसके गोली मार। मामला गांव उटावल का है। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। यूपी के बुलंदशहर के सिकंदराबाद में बदमाशों ने एक कारोबारी को रंगदारी के लिए गोली मार दी। घटना की फुटेज सीसीटीवी कैमरे में भी दर्ज हो गई। तस्वीरों में दिख रहा है कि एक शख्स कारोबारी को धमकाते हुए दुकान में फायर करता है और राइफल वाला शख्स उसके इशारे पर कारोबारी को गोली मार देता है। घायल कारोबारी का फिलहाल इलाज चल रहा है और पुलिस बदमाशों की तलाश में है। यूपी के मेरठ में होमगार्ड कमांडेंट अफसर पर एक महिला होमगार्ड ने रिश्वत मांगने और शारीरिक संबंध के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाली महिला होमगार्ड 3 साल से सस्पेंड है। हालांकि महिला होमगार्ड के हंगामे के बाद कमांडेंट मौके से फरार हो गया, लेकिन महिला की शिकायत पर कमांडेंट के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उल्टे महिला होमगार्ड को हिरासत में ले लिया गया। साउथ ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी में एक बंद कमरे से 30 साल की महिला का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान नाजिया बानो के तौर पर हुई है। उसका शव डिकम्पोज हालत में मिला। शव के बारे में तब पता चला जब तीसरे फ्लोर पर रहने वाले लोगों को बदबू आई। उन्होंने मकान मालिक को सूचना देकर पुलिस को बुलाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के जालंधर में नानकपुरा इलाके में दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक मनप्रीत अपने दोस्त मनीष के साथ जा रहा था, तभी करीब दर्जन भर लोगों ने उस पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया, जिससे दोनों जख्मी हो गए। इलाज के दौरान मनप्रीत की मौत हो गई, जबकि मनीष की हालत नाजुक बनी हुई है। बिहार में अपराधियों का मंगल हो रहा है। बुधवार को डुमरिया में बाइक सवार बदमाशों ने एलजेपी नेता सुदेश पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी। सुदेश पासवान की पत्नी मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। वारदात के वक्त वो चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। वहीं अपने नेता की हत्या से नाराज एलजेपी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। बिहार के अलग अलग शहरों में 24 मई से 25 मई तक हत्या, लूट, चोरी और रंगदारी की 8 वारदातें हुई हैं। बिहार के कैमूर में पुलिस और एक्साइज विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर पंजाब के कारोबारियों को ब्लैकमेल कर 25,000 रुपए ऐंठ लिए। 18 मई को कारोबारी मोहनिया थाना इलाके के समेकित चेक पोस्ट से गुजर रहे थे। चेकिंग के नाम पर उनकी गाड़ी में शराब की बोतलें रखने के बाद उनसे रुपये ऐंठे गए। मामले की शिकायत पर कैमूर एसपी ने एक्साइज विभाग के ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। बाकी लोग जो उसमें शामिल थे उनका भी नाम आ गया है। उसमें 2 दरोगा हैं एक्साइज के और एक ASI हैं। जो भी फरार है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी चल रही है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना के मलकापुर में गुस्साए किसानों ने राजस्व विभाग के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। मामला दरअसल इसलिए बिगड़ा कि एक किसान दफ्तर में अपनी जमीन के सर्वे की जानकारी मांगने पहुंचा, लेकिन उसे धक्का देकर निकाल दिया गया। इसके बाद घटना की जानकारी कुछ मनसे कार्यकर्ताओं को दी गई, जिन्होंने किसानों सहित राजस्व विभाग के दफ्तर पर धावा बोल दिया। जयपुर में एक परिवार ने 2 बुजुर्ग महिलाओं 93 साल की मन्नू देवी और 70 साल की उसकी बेटी अरुणा को घर के बाहर बने एक मंदिर में कैद कर रखा था। जब भी वो बाहर निकलती थी, उनकी पिटाई होती थी। बेटी की शिकायत पर राजस्थान महिला आयोग ने बुजुर्ग मां बेटी को परिवार के चंगुल से छुड़ाया। बुजुर्ग महिला की पिटाई की वजह से पूरे शरीर पर चोटें लगी हैं। घर में लंबे समय से कैद रहने की वजह से वो बोलने की स्थिति में भी नहीं है। यूपी में पोस्टर वॉर का सिलसिला लगातार जारी है। इलाहाबाद में बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस इलाके के सुभाष चौक पर विवादित पोस्टर लगाकर वरुण गांधी को सीएम पद का दावेदार घोषित करने की मांग की है। इस पोस्टर के जरिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बीमार बताते हुए यूपी के सीएम पद के दावेदारों की रेस से बाहर रखने का संकेत भी दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये पोस्टर बीजेपी के युवा नेता अंकुर गुप्ता और रवि सोनकर ने जारी किए हैं।
मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाने में लगी है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर अमिताभ बच्चन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि अमिताभ पनामा पेपर्स लीक के आरोपी हैं, ऐसे में उन्हें सरकारी कार्यक्रम में नहीं शामिल किया जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ काला धन की जांच चल रही हो और देश के प्रधानमंत्री जब उनके सानिध्य और नेतृत्व में कार्यक्रम करेंगे, परंतु क्या सरकार की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों को आप क्या संदेश दे रहे हैं? हालांकि बीजेपी सांसद परेश रावल ने विपक्ष के मुद्दों की तंगी बताते हुए इसे एक पॉलिटिकल गेम करार दिया है। पश्चिम बंगाल में चुने गए कांग्रेस के 44 विधायकों को हलफनामे के जरिए कांग्रेस ने वफादारी की शपथ दिलाई है, जिसमें लिखा है कि मैं कांग्रेस पार्टी, जिसके अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं और उपाध्यक्ष राहुल गांधी, उनके प्रति पूरी वफादारी से शपथ लेता हूं कि विधानसभा सदस्य के रूप में किसी पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं होऊंगा। हालांकि कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक आलाकमान ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। दूसरी तरफ विरोधी पार्टियों ने इस मामले पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। आप एफिडेविट को देखिए, एफिडेविट में जो वफादारी है वो कांग्रेस के प्रति नहीं है, सोनिया जी और राहुल जी के प्रति है। इससे मालूम पड़ता है कि उनका यह परिवार ही पार्टी है। और दूसरी बात है, पार्टी में किसी प्रकार का लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि आप बगावत का स्वर भी नहीं उठा सकते हैं। अयोध्या में हुए बजरंग दल के शौर्य प्रदर्शन पर यूपी पुलिस ने सख्ती दिखाई है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में बुधवार को फैजाबाद बजरंग दल के जिला संयोजक महेश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। 14 मई को कार सेवकपुरम में बजरंग दल का एक शौर्य प्रशिक्षण हुआ था। इसी मामले में अयोध्या कोतवाली पुलिस ने धारा 153A के तहत बुधवार को मुकदमा दर्ज किया। सरकार के 2 साल पूरे होने पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर में रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की इस रैली के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। रैली स्थल का जायजा खुद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने लिया। सहारनपुर दिल्ली रोड पर मोदी की इस महारैली के लिए 265 बीघा जमीन में मंच और पांडाल बनाया गया है। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से एक और नए विवाद में फंस गए हैं। उन पर अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए सरकारी जमीन एक कंपनी को खरीदवाने का आरोप लगा है। इस बाबत खड़से ने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास परिषद को एक चिट्ठी भी लिखी थी, जो कि आज तक के पास है। हालांकि खड़से का कहना है कि उनके नाम पर फर्जी चिट्ठी लिखी गई है। खाद्य विभाग की टीम ने बाहरी दिल्ली में दाल के गोदामों पर छापेमारी कर गैर कानूनी और वैध मात्रा से अधिक दाल का स्टॉक जब्त किया है। छापेमारी के दौरान नरेला और लिबासपुर एरिया में अवैध स्टॉक मिले हैं। खाद्य विभाग ने दाल की जमाखोरी करने वाले व्यापारियों पर नजर रखने के लिए करीब 11 स्पेशल टीम तैयार की है। हर टीम के लिए लीडर के तौर पर एसडीएम को नियुक्त किया गया है। मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेन को बुधवार की देर रात करीब 8:15 बजे तकनीकी कारणों के चलते ब्रेक लगाया गया, जिसके चलते सेंट्रल रेलवे के लाखों यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वह सूचना देना चाहिए, पब्लिक को, जनता को समझना चाहिए कि बाबा ये क्या चल रहा है। गाड़ी टाइम टेबल बताओ, पब्लिक को जागरूक करो, बताओ कि बाबा ये ऐसा हाल चल रहा है। हालांकि रात करीब 9:30 बजे के बाद से डाउन लोकल को मैनुअल तरीके से शुरू किया गया, लेकिन ट्रेन 3 से 4 घंटे की देरी से चल रही थी। स्क्रीन पर दिख रही मुंबई की प्रतिभा यूं तो आम लोगों की तरह दिमागी रूप से उतनी सक्षम नहीं है, लेकिन प्रतिभा की अनूठी प्रतिभा के सामने ठहरने वाले कम ही होंगे। प्रतिभा भरतनाट्यम नृत्य में पारंगत है। इसके अलावा उन्हें सितार पर सुर साधना भी आता है। 26 साल की प्रतिभा एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी दिमागी बीमारी से ग्रस्त हैं। डॉक्टरों ने 2 साल की उम्र में उन्हें दिमागी रूप से अक्षम घोषित कर दिया था, लेकिन उनके माता पिता हमेशा उन्हें कुछ न कुछ सिखाते रहे। आज प्रतिभा इन कलाओं में पारंगत है और खुशी की बात यह है कि अब स्टेम सेल थेरेपी से उनकी दिमागी स्थिति में सुधार भी हो रहा है। यूपी के ललितपुर में एक बुजुर्ग जोड़े ने शादी के पवित्र रिश्ते को नया आयाम दिया है। ये दोनों पिछले 20 सालों से एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। अब जाकर 70 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी 65 वर्षीय प्रेमिका के साथ बाकायदा हिंदू रीति रिवाज से शादी की। बैजू कुशवाहा को गोली देवी 20 साल पहले ललितपुर रेलवे स्टेशन पर रोते हुए मिली थी।
गोली देवी से जब बैजू ने परेशानी पूछी तो वे उड़िया बोलने लगी। बैजू को माजरा समझ नहीं आया, इसीलिए गोली को अपने साथ ले आए। तब से ये दोनों साथ रह रहे थे। लाने उधर से लोहा ले आए, अपने घर पे रखा और घर पे रख के आज 20-25 साल हो गया। तो फिर हमने इनके साथ शादी भी किया। कर्नाटक के हसन के अस्पताल में सोमवार को एक बच्ची का जन्म हुआ। इस बच्ची का वजन 6.8 किलोग्राम यानी कि 15 पाउंड है। इस बात का दावा किया जा रहा है कि ये बच्ची भारत में सबसे अधिक वजनी नवजात बच्ची है। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि नवजात का वजन 6 महीने के बच्चे के बराबर है। इस बच्ची ने 2014 में मैसाचुसेट्स में जन्मे 6.3 किलो के कैरिसा रुसैक को भी पीछे छोड़ दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग 9 में बुधवार को हैदराबाद की टीम ने कोलकाता को 22 रनों से हराकर आईपीएल से बाहर कर दिया। यह एलिमिनेटर मैच दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में खेला गया। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान गौतम गंभीर ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हैदराबाद की ओर से मिले 163 रनों के टारगेट का पीछा कर रही कोलकाता की टीम 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 140 रन ही बना सकी। हैदराबाद की ओर से युवराज सिंह ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। हैदराबाद कोलकाता को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद आईपीएल 9 की फाइनल की रेस में आ गई है। कल फिरोजशाह कोटला मैदान पर हैदराबाद और गुजरात लायंस के बीच भिड़ंत होगी। इस मैच में जो भी टीम जीतेगी वो 29 मई को आरसीबी के साथ फाइनल मैच खेलेगी। बांग्लादेश गोविंदगंज के महिमागंज बाजार में कुछ बदमाशों ने एक हिंदू व्यापारी की हत्या कर दी। 68 साल के देवेश चंद प्रमाणिक महिमागंज बाजार में अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी कुछ हथियारबंद बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। उनके बेटे का कहना है कि रंगदारी के लिए बदमाश काफी दबाव बना रहे थे। बांग्लादेश में इन दिनों उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यकों की हत्या बहुत ज्यादा हो रही है। हाल ही में मुस्लिम संगठनों से जुड़े आतंकियों और अतिवादियों ने कई वारदातों को अंजाम दिया है।